इस वक्त स्टूडियो में उर्दू की मारूफ शायर या शायरा किश्वर नाहीद साहिबा बैठी हुई हैं और उनके साथ गुफ्तगू के लिए उर्दू के बहुत मशहूर शायर साहित्य के ज़ुबैर रिज़वी साहब यहाँ मौजूद हैं। किश्वर साहिबा, हम आपका यहाँ खैर मकदम करते हैं। आदाब। आपने बेनाम मुसाफ़त से अब तक यानी जो कुल्लियात आपका दश्ते क़ैस में लैला जो शाया हुआ, एक लंबा सफ़र किया है। ज़ाहिर है कि इसमें आपने नज़में कहीं, ग़ज़लें कहीं, दोहे कहे, इसी के साथ साथ आपने नसर में भी बहुत काम किया है। नसर में आपने औरतों के मसाइल पर बहुत सी किताबें लिखी, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी के मसाइल पर चीज़ें, दुनिया भर की तानीसी शायरी कहना चाहिए, फेमिनिस्ट पोइट्री, उसका तर्जुमा किया। कई और चीज़ें भी तर्जुमा की, मसलन लैला खालिद की आप बीती का तर्जुमा किया है। तो एक बहुत ही सरगर्म शख्सियत और ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदार जगहों पर काम किया। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ज़ाहिर है कि उसकी अफसर आला के तौर पर जहाँ रहीं, एक रिसाले जो निकाले जिनसे वाबस्ता रहीं, माहिनों के एडिटर जब तक रहीं, तो उसका रंग ही कुछ और था। तो कहना चाहिए कि जहाँ भी गईं वहाँ अपना निशान यानी अपने कदमों का आपने छोड़ा है। शायरी जब आपने शुरू की थी बेनाम मुसाफ़त की गज़लें, पहले लबे गोया सबसे पहले जो मजमूआ आया था, तो उससे ऐसा मालूम होता था कि एक बहुत ही एक रवायती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बहरहाल एक कहना चाहिए कि ऐसी शख्सियत जो बहुत ज़्यादा यानी आतिशफ़शा मसाइल से अपना दामन बचा के ज़ाती ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें और उनको अपना शायरी का मौजू बना रही है। एक इश्क़िया लय कहीं कहीं, रूमानी लय बहुत तेज़ थी। रफ्ता रफ्ता ऐसा लगा कि अब जो आखिरी मजमूआ आया वहशत और बारूद में लिपटी हुई नज़्में, आखिरी यही है ना ताहाल। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो वाकई एक अजीब व गरीब उतार चढ़ाव का एहसास होता है और ऐसा मालूम होता है कि एक पूरे अहद की तारीख़ जो है यहाँ किश्वर नाहीद के वास्ते से हम अपनी शायरी में, आज की मासिर शायरी में हमें मिल जाती है। बहरहाल आपका आना बहुत हम सब के लिए खुशी का सबब बना है और हम आपका खैर मकदम करते हैं। गुफ्तगू हम वहीं से शुरू करते हैं, लबे गोया से। कुछ शेर उस ज़माने में बहुत मशहूर हो गए आपके, कुछ यूं ही ज़र सी नाहीदाश थी, कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ न था या खुलता हुआ न था, घर के धंधे के निमटते ही नहीं है नाहीद, मैं निकलना भी अगर शाम को घर से चाहूँ, वगैरह वगैरह। एक एक कच्ची उम्र की शायरी, उस उम्र के जज्बात, बहुत दिलचस्प यानी बहुत से शेर हैं। बाद में फिर एक दौर वो भी आया जहाँ गज़ल में भी इस किस्म के शेर कहे आपने, उम्र में उससे बड़ी थी लेकिन पहले टूट के बरसी में, और फिर ज़ाहिर है कि गज़लों। अच्छा, एक आपके यहाँ जो ख़ास बात का मुझे एहसास होता है शुरू से, वो ये कि आपके यहाँ फ़ारसी का रंग बहुत गालिब रहा गज़लों पर, फ़ारसी आमेज़ी बहुत। कई बार मैंने आपसे कहा भी कि ये आपकी गज़ल से, या जब आप दोहे भी कहती हैं और हिंदी उसलूब पर भी आपको कुदरत एक हासिल है, लेकिन ये फ़ारसी शायरी का कौन सा जादू है आप पर गज़ल की शायरी में जो बहुत नुमायाँ हुआ, और दूसरे नज़्म में आपने एक अलग रास्ता निकाला, नसरी नज़्म तक आप पहुँची। असल में शुरू में फ़ारसी हमारे यहाँ कंपल्सरी लैंग्वेज थी, तो फ़ारसी वो कंपल्सरी 8वीं क्लास तक पढ़ने के बाद हाफिज़ को और सादी को तो मुकम्मल कोर्स में ही पढ़ लिया था। तो फ़ारसी ज़ुबान का हिस्सा उस सारी ज़ुबान का हिस्सा थी जो मेरे ख़ानदान में बोली जाती थी, जो मैं पढ़ रही थी। और फिर ये कि मैंने अदीब फ़ाज़िल का कोर्स भी किया था, तो फ़ारसी मुझे फ़ारसी नहीं लगती, उर्दू ही की एक बेहतर शक्ल लगती है। तो शुरू में जो गज़लें थीं वो गज़लें जो छुपा के रखी जाती थी, सामने किसी के नहीं लाई जाती थी। और शुरू में सिवाय आबिद अली आबिद के बाकी सब लोगों ने कहा था कि ये किस तरह की शायरी है। आबिद साहब थे जिन्होंने कहा था कि ये एक नई आवाज़ आई है ख़ातून की, तो उस पर मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मुझे ख़ास तौर से चाय पिलाई और ख़ास तौर से रेडियो पे 2 दफ़ा वो गज़ल सुनी, वही जो आपने तज़किरा किया, कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ न था। तो उस पर वो बहुत अरसे तक गुफ्तगू करते रहे और इंतज़ार साहब ने अदब लतीफ़ में भी उसको छापा। तो फ़ारसी का रंग गज़ल में मुझसे नहीं छूटता, अलबत्ता नसरी नज़्म में वो बहुत कम हो जाता है। शायद नसरी नज़्म मुझ पर गालिब सन 80 की दिहाई के बीच पे इस तरह से आई कि मैं बहुत बाहर का लिटरेचर पढ़ रही थी और मुझे महसूस होता था कि मैं अगर इस तरह से बात नहीं कहूँगी
तो फिर वही मेरे अंदर शेर आ जाएगा जो कि फ़ारसी का शेर है। तो मैं अपने आप को फ़ारसियत से रिहा करने के लिए और तलमी हाथ से रिहा करने के लिए नस्री नज़म की तरफ आई थी। जो मेरी जितनी नज़म है शुरू की, ख़ास तौर से जो आप जिसका तज़किरा कर रहे थे, बेनाम मुसाफ़त, उसमें मेरे ऊपर राशिद और मुख्तार सिद्दीकी दोनों का बहुत असर था। आपकी पहचान लेकिन बनती है मलामतों के दरमियान से, यानी वहां से नज्म का एक बिल्कुल नया लहजा गोया के सामने आता है। अच्छा किश्वर नाहिद, जाहिर है कि आप यहाँ से बुलंदशहर के किसी इलाके में, आप बुलंदशहर के कानून गोया से आप पाकिस्तान आपने हिजरत की थी और वहाँ पहुँची। ये पूरा तजर्बा आपकी शायरी में कहीं इसका कोई इजहार आपके यहाँ हुआ है किसी शक्ल में? शायरी में तो ये नहीं आया, अलबत्ता बुरी औरत की कथा में पूरा आ गया है। बुरी औरत की कथा आपकी आप बीती और दूसरी शनासाइयाँ और रुसवाइयाँ जहाँ आपने अपनी यादें लिखी हैं। जी, तो वो उसमें आ गया है। शायरी में उसको मैं ला नहीं सकती, वो इतना मुश्किल तजुर्बा था और इतना मुश्किल वो सानेहा था और इतने मुश्किल वारदातें थीं कि वो, और उसके ऊपर अमृता प्रीतम लिख चुकी थी जो लिखना था। तो लिखें अगर आप कोई चीज़ तो या तो मौजूद शेर गोयाई से बेहतर हो, वरना ना लिखें। तो मुझे ये एहसास था कि अहमद राही और अमृता प्रीतम दो बड़ी शायर हैं जिन्होंने इसकी वाक़े के ऊपर, इस हादसे के ऊपर, इन तफसीलात के ऊपर लिखा है। मेरे पास नस्र की, जब मैं बुरी औरत की कथा लिख रही थी तो उस वक्त मैं अपने बचपन से चूँकि बीच में चीज़ें ला रही थी तो वो चीज़ें फरामोश नहीं कर सकती थी। जो कत्ल गारत मैंने देखी थी, जो फसादात देखे थे, जो हालात थे, हालांकि मैं अभी 7 साल की भी नहीं हुई थी और 5वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरे ऊपर ये वो हालात अब तक मेरे सामने तस्वीर की शक्ल में आते हैं, पर मुझसे अभी तक उस पर शेर नहीं बन सका। अच्छा ये बताइए कि एक सवाल ज़ुबैर साहब यहाँ से अब गुफ्तगू की जाए कि आपके यहाँ जो अब आपकी शायरी एक अलग, एक उसकी कहना चाहिए एक तरीके आइकॉनिक एक हैसियत आपकी बन चुकी है और ज़ाहिर है कि इस ज़माने में जो औरतों के मसाइल हैं वगैरह वगैरह और पूरी दुनिया में जिस तरह की शायरी, इनकलाबी शायरी जो है आज एक जद्दोजहद की शायरी है, बज़ाहमत की शायरी है, उसकी एक अलामत के तौर पर, तो कौन से शोरा थे जो आपके लिए रोल मॉडल का जिन्होंने काम किया? वहाँ से कुछ गुफ्तगू, या ज़ुबैर साहब कुछ इस पर इज़हार ख्याल करें और आप भी। देखें, जब मैं आती हूँ, जब मिस्र का इनकलाब नासिर के ज़माने में आया, उस ज़माने में मैं नई नई मेरी शादी हुई थी और नई नई नौकर हुई थी। उस ज़माने में से फिर मैंने इनकलाबी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया और फिर नरसोइस का जब किस्सा हुआ तो हम लोगों ने जुलूस निकाले और मैंने नज़्म लिखी। और उसके बाद जितने वाक़यात होते चले गए, कोरिया की लड़ाई हुई, वियतनाम की आज़ादी हुई और फिर अफ्रीका के मसाइल जितने थे, फ़लस्तीन के मसाइल थे, तो ये सारा लिटरेचर जो था मेरे अंदर एक पता नहीं कौन सी ख़मीर था जिसने मुझे इनकी तरफ मुल्तफ़ित किया और मेरी लुग़त भी उसके साथ साथ बदलती चली गई। और मेरे जहन में यही रहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से हैं, और उसमें तानीसियत एक तरफ रह गई और ये चीज़ सामने आ गई कि मुझे उनकी तरह से लिखना है, मुझे उनकी तरह से बोलना है, जैसे वो अपने मुल्क, अपनी इंसानियत, अपनी दुनिया की खुशहाली, दुनिया के ख्वाबों के बारे में बोलते हैं। मेरे अंदर भी जो ख्वाब थे उन्होंने बोलना शुरू किया और वो आपको नस्री नज़्म की शक्ल में नज़र आया। ये फेमिनिज्म की जो खुद आपने भी लिखा है अपनी किताब में जी, कि इस सारी बहस को जो शुरू हुई है तानीसियत के ताल्लुक़ से या आज़ादी निस्वां के हवाले से, उसको आपने कहा कि इसके लिए बेहतर लफ्ज़ ये है कि फेमिनिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। तो बहस में एक किस्म की मरकूजियत और मरकज़ियत पैदा हो जाती है। लेकिन आपसे पहले लिखने वाली थी, इसमें चुगताई थी लिखने वाली, कुर्रतुल ऐन हैदर भी थी लिखने वाली, और भी हिंदुस्तानी इलाक़ाई ज़बानों में औरतें लिख रही थी। मैं आपकी किताब जो है बुरी औरत की किताब पर बाद में सवाल करूँगा, चूँकि वो भी एक बहुत अहम हवाला तो है वो आपकी ज़ात को समझने के लिए और आपकी शायरी को समझने के लिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपसे पहले तो वो तमाम फेमिनिज़म का उस तरह का तसव्वुर नहीं था जो बाद में सिमोन बोवार दी किताब जब आई है सेकंड सेक्स, जिसका तर्जुमा आपने औरत के नाम से किया था, औरत एक नफ्सियाती मुताला। हाँ, औरत एक नफ्सियाती मुताला।
तो वो उसकी वजह क्या थी? क्या आपका ख्याल है कि ये लोग जो हैं वो उतने बोल्ड नहीं थे अपनी तहरीरों में, इस्मत या खुर्रतुल ऐन हैदर, या उनकी क्या मजबूरियाँ थीं कि उन्होंने फेमिनिज़म का इतना चर्चा नहीं किया? वो महज एक लिखने वालियाँ थीं, यानी अदीब थी, और उसके अलावा उन्होंने अपनी कोई दूसरी आइडेंटिटी, इस तरह के रेबल हैं या फेमिनिज़म या निसाइयत या तानीसियत के वो हैं? देखिए, वो लोग अगर नस्र के हवाले से शुरू करना है तो डॉक्टर रशीद जहाँ से शुरू किया जाए, और इन सब ने नस्र में बहुत कुछ लिखा था। शेर में हमारे सामने दो ख़वातीन थीं, पहले अदा जाफरी और ज़हरा निगाह, लेकिन वो मुलायमत के साथ शेर कहती थी। उसमें ये तखसीस नहीं होती थी कि क्या औरत भी बोल सकती है, औरत के हवाले से कोई गुफ्तगू हो सकती है। पता नहीं क्यों मैं इसकी अगर जब तशरीह करूं तो उसका शायद ये आता है मेरे जहन में सवाल कि जब ज़हरा आपा शेर पढ़ती थी तो वो लोग कहते थे कि इसको कोई लिख के देता है, और ये प्रोवोकिंग था मेरे लिए। मैं 8वीं क्लास में उस वक्त पढ़ती थी, तो मुझे ये तकलीफ़ होती थी कि ये आखिर क्यों नहीं मानते कि खातून खुद शेर कह सकती है। शायद मेरे जहन में पीछे से ये चटखारे और मुसीबत थी, और बार बार ताने जो थे मेरे ऊपर, औरतों के ऊपर जो ताने थे वो मुझे प्रोवोक करते थे। ये कोई एहसास था जिसने कि मुझे कहा, ये जो शेर सुनाया, घर के धंधे के निमटते ही नहीं है नाहिद, मैं निकलना भी अगर शाम को घर से चाहूँ। तो ये बीती हुई ज़िंदगी का वो हाल था जो मेरे ऊपर बीत रही थी। मैं दफ्तर जाती थी, मैं घर का काम करती थी, मैं टाइपराइटर पे काम करती थी, मैं तर्जुमे करती थी, मैं गाड़ी चलाती थी, मैं बस में भी सफ़र करती थी। और फिर ये कि उस ज़माने में लकड़ियाँ जलती थीं, लकड़ियों पे खाना पकता था, पतीले काले हो जाते थे, उनको मांजना होता था, उसके बाद कपड़े धोने होते थे ताकि वो सारा कालक जो है वो उतर जाए। वो कालक फिर मेरे अंदर उतरने लगी, फिर मैंने उसी अंदर उतरी हुई कालक को शेरों में बयान किया, और उसमें था कि रेत की सूरत मगर तपना बहुत, बर्फ़ की मानिंद जीना उम्र भर, रेत की सूरत मगर तपना बहुत, इस किस्म के शेर। लेकिन इसका इब्तदाई शेर जो है, देखकर उस शख्स को हंसना बहुत, सर को जिसके सामने ढकना बहुत, इसमें वो 16 साल की लड़की है। और इस तरह के 16 साल की, मुझे अपनी 16 साल की लड़की होने पे नदामत नहीं है, बिकॉज मैं थी 16 साल की, और उस ज़माने में शेर इस तरह के कहती थी, लेकिन अब नहीं कह सकती। लबे गोया आपका मेरा ख्याल है कि 1972 में पहला शेर, 1959 हाँ आया था, और 69 में उसके बाद गलियां धूप दरवाजे। मेरा ख्याल है कि ये आपका शेरी एतबार से, शायरी के एतबार से सबसे ज़रख़ेज़ ज़माना है ये जी। उसके बाद आपकी तवज्जो चूँकि नसर में भी आई, उसकी गुफ्तगू तो बाद में होगी, लेकिन ख़ुद आपके अपने ख्याल में, चूँकि लबे गोया पे तो आपको इनाम भी मिला था, गालिबन पहला आदम जी इनाम मिला था। जैसा शमी मनफी ने कहा कि वो उसमें ख़ास किस्म का अनफान शबाब की जो जिस तरह की शायरी होती है उसका रिफ्लेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके साथ साथ आपके यहाँ मलामतों के दरमियान मैं समझता हूँ वो भी अच्छा शेरी मजमूआ था, धूप गलियाँ दरवाजे। तो एक तो ये कि ख़ुद आपके ख्याल में कौन सा पीरियड आपके लिए, क्या उसके बाद का पीरियड भी आप समझती हैं? मेरा तासुर ये है। नहीं, मेरे साथ ये है कि मैं ज़िंदगी के साथ साथ शायरी को भी लेके चलती हूँ। वो ज़माना जवानी का ज़माना, फिर उसके बाद नौकरी की सहूबतें, फिर उसके बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ के हालात, और उसमें फिर कदगने, सेंसरशिप की कदगने, ये सारी चीज़ें जो थीं, और फिर ये कि औरतों पे बेशुमार कवानीन नाफिज किए गए, जो कि जिसमें जितने कवानीन थे वो सब औरतों के ख़िलाफ़ थे। आदि गवाही, औरत की के जो था रेप ऑर्डिनेंस जो था उसके ऊपर कोई काम ना होना, और फिर उसके बाद औरत की जायदाद में आधा हिस्सा करने के ऊपर सारी चीज़ें, ये जितनी औरतों पे कानून हो सकते थे वो लागू किए गए। हम लोगों ने उस पर बहुत प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने जुलूस निकाले, जेल में गए, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन इसके साथ साथ मेरा शेरी सफ़र भी इसी तगदौ के साथ, कशमकश के साथ, इसी सऊबतों के साथ आगे बढ़ता गया, और उसमें कोई कॉन्शियस लेवल नहीं है, बल्कि ये कि ये मेरे अंदर का शख्स जो था उसने बोलने का तर्ज बदल दिया, और मेरे शख्स के में जो था, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को महसूस करने लगी कि मैं औरत होने के अलावा एक फ़र्द हूँ,
एक इंसान हूँ जिसने कि इस मुल्क में अपने हक के लिए लड़ना है, और अपने हक का मतलब है तमाम औरतों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो पिसे हुए हैं, उसमें मर्द भी शामिल हैं। वोट देने का हक औरत ही से नहीं छीना गया था, मर्दों को भी, और जो था बहुत से लोगों का अभी तक आईडेंटिटी कार्ड नहीं बने हुए। अभी तक बहुत से इलाकों में औरतों के आईडी कार्ड बनने के अलावा वोट देने पे पाबंदी है। ये रिसेंटली मैं 2011 की बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें मुझे चुभती हैं, और जब चुभती हैं तो फिर शेर कहता है कि मैं आता हूँ। अच्छा, ये बताइए किश्वर के आपने जिस ज़माने में शेरगोई का आगाज़ किया, उस वक्त आपके सामने दो आपने नाम लिए, एक तो बेगम अदा जाफरी का, जिन्हें उर्दू शायरी की खातून अव्वल भी कुछ लोग कहते हैं, जी जी, और दूसरा ज़हरा आपा का, ज़हरा निगाह का। जी, ज़हरा आपा के यहाँ आप देखें कि शुरू में भी इस तरह के शेर, मसन 60s अर्ली 60s की उनकी एक गज़ल है जिसमें उन्होंने ये शेर पढ़ा था कि शिकवे दारुल हसन बाइस रुसवाई है, यहीं दिल्ली में हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। और पंडित नेहरू बहुत इससे मुतासिर हुए थे, इस शेर से, बैठे हुए थे वहाँ उस मुशायरे में वो, उन्होंने बड़ी दाद दी थी इस शेर की। तो ये एक इनकलाब का एक तस्वुर वो था जो कहना चाहिए कि बेदारी का पता। बाद में तो उनकी शायरी में इस तरह के सियासी मौज़ूआत पर उन्होंने ये बहुत कही है, लेकिन ये कि आपकी शायरी शुरू ही से मुझे मुख्तलिफ दिखाई देती है बिल्कुल इस तरह के मौजूद, खास तौर पर जैसा कि मैंने कहा मलामतों के दरमियान से लेकर के अब तक, मसलन ख्याली शख्स से मुकाबला आपका मजमुआ है, या ये कि इधर की जो, और ये आखिरी मजमुआ तो कमाल का मजमुआ है भाई, वहशत और बारूद में लिपटी हुई नज़में। इसी के साथ साथ आपके नसर में जो चीज़ें आई, तो आप अपनी असल पहचान कहाँ कायम करती? पहचान तो अभी कायम ही नहीं हुई। अभी तो हम ये सफर तो में इंतजार जी, ये तो अभी तो सफर में है। देखिए, एक सफर वो था जो जवानी का सफर था, एक सफर वो था जो ब्याहते का सफर था, एक सफर वो था जो दफ्तर की नौकरी में सरकारियात के साथ निमटने का सफर था, एक सफर वो था जिसमें कि कुरान की आयतें भी सेंसर होती थी और नज़में तो बहुत ही मकरूह चीज़ समझी जाती थी उस ज़माने में। और फिर एक सफ़र वो था जब यूसुफ की मौत के बाद तन्हाई ने मेरे साथ रहना शुरू किया। जब तन्हाई ने रहना शुरू किया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि फ़र्द अकेला नहीं होता, और फिर उस अकेले को मैंने जो था वो अपनी इंसानियत में अपने आप को एक महफिल बनाया, और अपनी महफिल अपने आप के साथ पैदा की। तो इसलिए वो ख्याली शख्स से मुकाबला आपके सामने आया, उस वजह से हुआ। ये जो वहशत बारूद में लिपटी हुई शायरी है, ये इसमें सबसे ज़्यादा मसला इराक़ का है। इसी अरसे में अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत हुआ, और इसी अरसे में फ़लस्तीन के मसले पे कि आप गज़ा के इलाक़े में जा ही नहीं सकते, हम मुसलमान होने के बावजूद गज़ा के इलाक़े में नहीं जा सकते। और इस तरह से जो बहुत सी बातें हैं जिन्होंने कि मुझे अपने साथ मुंसलिक किया और मुझसे कहा कि मुकालमा करो। और मैंने इसलिए मुकालमा किया कि इस किताब में जो वहशत बारूद में लिपटी हुई शायरी है कि मेरे यहाँ रोज़ बम फटते थे, मेरे यहाँ रोज़ कुछ धमाके होते थे, मेरे यहाँ रोज़ बच्चियों के स्कूलों को उड़ाया जाता था, मेरे यहाँ रोज़ लोग अगवा किए जाते थे जो इनकलाब की बात या लिबरलिज़म की बात करते थे। तो मुझे ये सब चीज़ें अपने अंदर अहाता किए हुए थी, और इनके साथ साथ मैं अगर मुकालमा ना करती तो और क्या करती। अच्छा, बोलना हमारी ज़रूरत है, एक आपकी पुरानी नज़्म है, और इसी के साथ साथ बाय एक मजमूआ आपका मैं पिछले जन्म में रात थी, घास तू मुझ जैसी है, एक मारूफ नज़्म हुई अपने ज़माने में। तो औरतों के मसाइल का आपने जो इंतखाब किया, ये दुनिया भर की शायरी का, तानीसी शायरी का, बाकी मादा ख्वाब में जिनके तराजिम शामिल हुए हैं, कुछ उनके बारे में आप बताइए कि दुनिया की वो कौन सी शायरात थे। आपने अपनी किताबों के इंतसाब भी ऐसे लोगों के लिए किए, मसलन बर्मा में जो हमारी इस ज़माने की जो बहुत बड़ी शख्सियत, और तो ये बताएं आपकी ये जो आपके कहना चाहिए इस फैज़ान के जो वसाइल आपने तलाश किए पूरी दुनिया में की तारीख़ और तहज़ीब से, इनके बारे में कुछ आप बताएं। ये जैसे बाकी मादा ख्वाब के लिए आपने कहा है, लेकिन एक बहुत अहम किताब जो मुझे आपकी लगी है वो आ जाओ अफ्रीका है। आ जाओ अफ्रीका में बुनियादी तौर पर आपको पहली बार इतना बड़ा एक्सपोजर मिला कि गालिबन 85 में नैरोबी में हुई थी,
और उसमें खुद आपने लिखा है कि उसमें 24,000 औरतें ही औरतें थीं, सारी दुनिया से उसमें आई थी, और आपने उसको वॉच किया, आपका इंटरेक्शन भी हुआ उन तमाम औरतों के साथ, और पाकिस्तान से आपने वहाँ भी नुमाइंदगी की थी, और फिर एशियाई, जहाँ तक मुझे याद है उस कॉन्फ्रेंस में भी आपने नुमाइंदगी की थी 1973 में। पाकिस्तान की एक ऐसी खातून के तौर पर हम लोगों के जहन में आपका इमेज आया कि ये न सिर्फ ये कि बहुत अच्छी शायरा हैं, बल्कि ये कि आपके यहाँ एक अवेयरनेस है जो दानिश्वरी की सतह पर हमें और बहुत सी औरतों के यहाँ मिलता है, टोनी मॉरिसन के यहाँ मिलता है, निदान के यहाँ मिलता है, वो तमाम चीज़ें थी। तो मैं समझता हूँ वो भी बहुत अहम है। उसमें जो आपने अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं और उसमें आपने बहुत से मबाइस भी उसमें कुछ उनके बारे में बताइए आप, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप बताएं मुझे, खासतौर पर आ जाओ अफ्रीका और जिसका हवाला बाकी मानदा ख्वाब। असल में जैसे आपने कहा, इतना पूरा शहर ही आबाद हो गया था। मर्द तो छुपते फिरते थे। जब नैरोबी में हम लोग थे कि ये सारे शहर पे औरतें काबिज हो गई हैं। लेकिन ये कि जब मैंने नज़्म सुनानी शुरू की, और नज़्म मैंने वहाँ पे सुनाई, 1985 में ही वो नज़्म लिखी गई थी, ये हम गुनाहगार औरतें हैं, तो उसका तर्जुमा भी हो चुका था। तो फ़लस्तीन की औरतें जो थीं वो मुझे उठा के अपने कैंप में ले गई, कहने लगी कि यह नज़्म हमारी है, तो हम इसे सुनना चाहते हैं। तो हर फ़लस्तीन के औरतों के साथ मेरा बड़ा इंटरेक्शन हुआ। फिर बेटी फ्राइडन वहाँ आई हुई थी, बेटी फ्राइडन से एक मुलाकात हुई और उनसे फिर इन चीज़ों पे मुकालमा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ बैठ के बात करो। फिर इस मौजू पर कोई 40-50 के करीब फिल्में दिखाई गई इन्हीं मौजूआत पर, औरतों के इशूज़ के ऊपर। तो जैसे दरवाजे नहीं खुलते चले गए, दरवाजे खुलते चले गए, और मुझे पता चलता गया कि मेरे साथ और भी कबीले के लोग शामिल हैं जो इस पे बात करते, इन मौजूआत पे बात करते हैं। जबकि मैं पाकिस्तान में ख़ुद को बहुत अजनबी महसूस करती थी, क्योंकि मेरे साथ की जितनी औरतें थीं सिवाय फहमीदा रियाज के, उनको इन चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा था जिन चीज़ों से मुझे वास्ता पड़ रहा था। यानी पुलिस आगे जा रही है, जीप पीछे जा रही है, फॉलो कर रहे हैं मार्शल लॉ के ज़माने में, बराफरोख्ता नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है करते रहें फॉलो, कहाँ तक करेंगे, 3 साल तक फॉलो करते रहे। पर्चा में निकालती थी माहिनो, उसकी ही एक सतर जो थी, अगर हमने रात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है तो उसको सेंसर कर दिया जाता था कि रात का लफ्ज़ तो मार्शल लॉ के ज़माने में रात का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। तो मैं कहती थी अच्छा दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वो कहते थे हाँ दिन का लफ्ज़ ठीक है। तो फिर मैंने हंस के कहा दिन में रात भी शामिल होती है, कोई बात नहीं, शामिल किए लेते हैं। तो इस तरह से बहुत मकरूहात मेरे सामने रहीं, और इन मकरूहात में 40,000 लोगों को कोड़े लगने की बात भी सामने थी, और जिन लोगों को कोड़े लगते थे उनके सामने माइक्रोफोन रख दिया जाता था ताकि उनकी चीखें सुन के दूसरे लोग जो हैं माफ़ीनामा पे दस्तखत कर दें। और इतना थद्दा माफ़ीनामों का रखा होता था जेलर के पास कि जो माफ़ीनामे पे दस्तखत करेगा उसको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अदीबों और दानिश्वरों और सहाफ़ियों में से एक शख्स ने भी उस माफ़ीनामे पे दस्तखत नहीं किए थे और अपनी सज़ा को पहुँचे थे और सज़ा पाई थी। तो ये चीज़ें मेरी शायरी में ना आती तो और कहाँ आती। अभी किश्वर नाहिद से हमारी बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, बहुत से मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। इस गुफ्तगू की अगली किस्त फिर बाद में।